नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बच्चे गुना कैसे करते हैं। प्राथमिक स्कूल के बच्चे गुना कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। एनसीईआरटी ने दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार की है कक्षा 1 से 5 के लिए। 1, 2, 3 और 4 अंक वाली संख्याओं का 1, 2 और 3 अंक वाली संख्याओं से गुणा करना। आपने देखा होगा कक्षा 4 के छात्रों को सरल गुणन पूरी तरह से सीखना चाहिए था। इसके बाद उसी अवधारणा का उपयोग बड़ी संख्याओं को गुना करने के लिए किया जाता है। बच्चों को पूरी तरह से समझाने और आत्मसात कराने के लिए हम दिशा निर्देश की रूपरेखा तैयार करें, जिन्हें शिक्षकों को उपयोग करना है। गुणन जोड़ का सबसे आसान रूप है, जिसका अर्थ संख्याओं को जोड़ने का शॉर्टकट है। जब हम गुना करते हैं तो देखते हैं परिणाम स्वरूप हमें हमेशा एक आयत मिलता है। दूसरे शब्दों में, गुणन के बाद हमें प्राप्त होने वाला उत्पाद या परिणाम हमेशा एक आयत होता है। कभी-कभी एक आयत वर्ग भी हो सकता है। मुमकिन है। बच्चों को गुणन कठिन क्यों लगता है? क्योंकि वे पहाड़े को याद करते हैं और उन्हें ये नियम याद नहीं रहता। यदि वे पहाड़े को याद करें और गुना के नियम को भूल जाएं, तो गुणा मुश्किल हो जाता है। अब आइए देखें कि हम इसमें सीखने के साधनों का उपयोग करके गुणा में कैसे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। खेलो और सीखो, करो और समझो। आइए अब देखें कि कितने प्रकार के शिक्षण उपकरण मौजूद हैं जिनका उपयोग हम बच्चों को गुणा सिखाने के लिए कर सकते हैं। वर्क काउंटर, बेस 10 के पीले क्यूब्स, 1 रुपए के नकली सिक्के, कपड़ों के क्लिप्स के साथ संख्या रेखा। ये सभी सीखने में सहायक उपकरण हैं जिनका उपयोग कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, एक-एक करके। सबसे पहले हम वर्क काउंटर का उपयोग करते हैं। हम बच्चों को एक खेल खेलने के लिए देते हैं। मैं ये ले लेता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वर्क काउंटर हैं। हम उन्हें 2 के समूह बनाने के लिए कहेंगे। तो क्या होगा? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप। तो अगर ये पांचों समूह को इकट्ठा करूं तो क्या मिलेगा? इन्हें इकट्ठा कर देते हैं। 5, 10। मतलब बच्चों को पहले सिखाते हैं दी गई संख्या से समूह कैसे 2 के कितने समूह बना सकते हैं, ये हमने देख लिया है। पहले हमने 2-2 के 5 समूह बनाए। और क्या कर सकते हैं हम? क्या हम 5 के समूह बना सकते हैं? कितने समूह मिले? 2 मिले। अगर हम इनको मिलाते हैं तो फिर से 10। उसी तरह अब हम पीले क्यूब्स का उपयोग कर सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 पीले क्यूब्स कितने समूह बना सकते हैं हम? हम 2-2 के समूह बना लेते हैं। जब हम 2-2 के समूह बनाते हैं तो कितने समूह मिले? 6 समूह मिले। हर एक समूह में समान संख्या के घन होने चाहिए। क्या हम 3 के समूह बना सकते हैं? जी हाँ, हम बना सकते हैं। क्या हम 4 के समूह बना सकते हैं? 4, 4 और 4 यहाँ। जी हाँ, हम 4 के भी बना सकते हैं। क्या हम 5 के समूह बना सकते हैं? 5 यहाँ, 5 यहाँ? नहीं, हम नहीं बना सकते। क्या हम 6 के समूह बना सकते हैं? 6 यहाँ और 6 यहाँ।
जी, हम 6 के बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 के समूह कैसे बना सकते हैं? 1 समूह, 2 समूह और 3 समूह 4 के। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो 12। 3 समूह हम उनको मिला देते हैं तो ऐसे दिखता है और वो 12 बन जाता है। अब हम इन्हें इस तरह मिला सकते हैं 4, 4 और 4। ये 4 के 3 समूह बनाता है और अब हम 2 के समूह को देखते हैं। ये 2 के समूह हैं, 6 समूह। जब मैं इस तरह से रखता हूं, ये 3 समूह हैं 4 के। अगर मैं 3 समूह बनाता हूं 4 के, तो ये 12 है। इस समूह का आकार क्या है? ये एक आयत है। अब हम इन्हें कितनी अलग-अलग तरीकों से रख सकते हैं? जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो ये 4 समूह हैं 3 के और ये हैं 3 समूह 4 के। ये है 4, 8 और 12। तो यही आयत को इस तरह से मोड़ सकते हैं और जब हम इसे इस तरह से देखते हैं तो 4 समूह हैं 3 के, यानी 3 गुना 4 और 4 गुना 3, ये सारे 12 हैं और ये सब एक आयत के आकार में दिखते हैं। तो ये विशेषता दिखती है जब हम गुना करते हैं। यहाँ हमने इस्तेमाल किया वर्ग काउंटर और पीले क्यूब्स का। ये सेम गतिविधि हम करते हैं संख्या रेखा के साथ। मैं क्या करूँगा कि 3 मनकों के बाद एक क्लिप लगाऊँगा। दूसरा समूह, तीसरा समूह और चौथा समूह। यहाँ 12 मनके हैं। मैंने इनके 4 समूह बना दिए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 का एक समूह और 3 का दूसरा समूह, तो ये 6 हो गए। 3 3 के समूह यानी 9, 3 के 4 समूह यानी कि 12। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 का पहाड़ा है? 3 एकम 3, 3 दुकी 6, 3 तिकी 9 और 3 चौके 12। तो इस तरह से हम संख्या रेखा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संख्या रेखा में हम देख सकते हैं कि कैसे हम 12 को विभिन्न समूहों में विभाजित कर सकते हैं। ये गुना करके प्रदर्शित किया जा सकता है। चलो हम 6-6 के समूह बनाते हैं। तो ये एक समूह है 6 का और ये दूसरा समूह। लेकिन हमें यहाँ एक आयत नहीं दिखाई दे रहा। इस पद्धति में आप प्रदर्शित करते हैं कि बार-बार जोड़ना गुना करने के समान है। दूसरे शब्दों में, जोड़ का सबसे आसान रूप गुणा है। हमने यहाँ क्या किया? हमने एक ही तरह की संख्याएं जोड़ी हैं। 6 एक बार, 6 दो बार और यहाँ 6 एक बार और समूहित कर लेते हैं। 6 3 बार, तो क्या होगा? 6, 12 और यहाँ एक बार और 6 जोड़ देते हैं। 3 छक्के 18। इस तरह से संख्या रेखा का उपयोग करके जब हम बार-बार जोड़ करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि जोड़ने का सबसे सरल और आसान रूप है गुना। ये हम साफ-साफ देख सकते हैं। लेकिन जब हमने पीले क्यूब और वर्ग काउंटरों का उपयोग किया, तो हमने जो देखा वो एक आयत था। इससे हम ये प्रदर्शित करते हैं कि ठोस चरण में किट में प्रदान किए गए टीएलएम का उपयोग करके बच्चों को गुणा की संकल्पना को कैसे पढ़ाया जाए।
अब देखते हैं कि हम वर्गाकार काउंटरों का उपयोग करके गुना कैसे कर सकते हैं। हम वर्ग काउंटरों को पानी में डुबोकर सफेद बोर्ड पर चिपका सकते हैं। ये 2 घंटे तक बोर्ड पर टिके रहेंगे, पंखा ना चले तो। अब हम क्या करेंगे? 3 गुना 4। तो मैं 3 वर्गों को 4 बार चिपकाऊंगा। ये दूसरी बार है, ये तीसरी बार, और अब ये चौथी बार। तो अब मेरे सारे 12 काउंटर खत्म हो चुके हैं। मैंने 4 समूह 3 के बना दिए हैं। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने शुरू किया 3 वर्गों से, मैंने इन्हें 4 बार अरेंज किया। तो हमें क्या मिला जब मैंने ऐसा किया तो? जब मैंने इसे अरेंज किया, तो मुझे एक आयत का आकार मिला। क्या ये सही है? इसलिए बजाय कि हम 4 वर्ग काउंटरों के 3 समूह बनाएं, हम 3 वर्ग काउंटरों के 4 समूह बनाते हैं। हम देखते हैं, इसे ऐसे लगाते हैं, 4 स्क्वायर 3 बार, 1, 2, 3, 4। ये एक बार, ये दोबारा, और ये तीसरी पंक्ति। मैंने सारे काउंटर्स खत्म कर दिए हैं। मैंने कितने अरेंज किए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ हमारे पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसलिए अगर हम 3 वर्ग 4 बार जोड़ते हैं, या जब हम 3 गुना 4 करते हैं, तो हमें क्या आकार मिलता है? मेरे पास 4 वर्ग काउंटर थे, मैंने उन्हें 3 बार अरेंज किया, तो मुझे क्या मिला? मैंने 4 को 3 से गुना किया। तो चाहे मैं 4 से 3 को गुना करूं, या 3 को 4 से, दोनों बार हमें एक आयत मिलता है। तो इसी तरह जब हम बच्चों को गुना सिखाते हैं, टीएलएम का उपयोग करके, और देखते हैं, दोनों अवसरों पर हमें आयत प्राप्त होता है। जब हम ये एक खेल खेल के बच्चों को सिखाते हैं, पीले गन और वर्ग काउंटरों के साथ हम इसे दिखाते हैं। आइए देखते हैं, अगर हम यही गतिविधि नकली पैसों के साथ करें तो क्या होगा। मैं 3 रुपए 4 लोगों को दूंगा। ये दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूं, ये तीसरा व्यक्ति 3 रुपए, और चौथे को भी 3 रुपए। तो मेरे पास 12 रुपए थे, 12 रुपए मैंने सारे दे दिए। मैंने सारे 12 रुपए 4 लोगों को दे दिए। 3 रुपए प्रत्येक ही 4 लोगों को दे दिए। 12 रुपए। ये भी एक आयताकार रूप में दिखेगा। ये हम यहाँ देख सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से। क्या बच्चे ये समझ पाए हैं या नहीं? उनको बुलाइए, 18 लोगों को बुलाइए। आपको एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में खड़े होना है। ये कैसे करेंगे? ये हम पूछ सकते हैं। यहाँ क्या होगा? बच्चे सोचने लगेंगे कि कैसे खड़े हो सकते हैं। क्या 3 लोग या 4 लोग या 6 लोग खड़े हो सकते हैं? क्या होगा अगर हम 6 लोग खड़े हो जाएं? क्या 6 लोग एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं, या समूह में? जब वो ये करना शुरू करेंगे, तब वो समझ पाएंगे। ये गतिविधियां सिर्फ टीएलएम के साथ नहीं करनी है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम उन्हें अलग-अलग गतिविधियां दे सकते हैं, जैसे प्रार्थना को जाते हैं, सभा को जाते हैं, उन्हें वहां खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने जो भी सीखा है, उनका उपयोग करने के लिए कह सकते हैं। क्या उन्हें गुना की अवधारणा समझ में आ गई है? समझ में आया है या नहीं? ये हम समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं निरूपणात्मक चरण में या चित्रात्मक चरण में।
तो हम देखते हैं कि गुणा के चरण में इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं। अब तक हमने गतिविधियों के लिए शिक्षण उपकरणों का उपयोग किया। हमने उन्हें गतिविधियां दी। अब वर्गाकार अभ्यास पुस्तिका का उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। ये एक बदलाव का चरण है। उपकरण से निरूपण चरण में इसे एक चित्रात्मक चरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि कक्षा 1, 2 और 3 उनके लिए सांकेतिक चरण वे शायद चित्र भी बना सकें और ये काफ़ी है। तो अब हम 5 समूह बनाते हैं 2 वर्ग के, जैसे हमने पहले किया। हमने पीले वर्ग का इस्तेमाल किया था इस गतिविधि को करने के लिए। मैं 2 वर्ग बनाता हूँ और मैं उन्हें 5 बार लिखूंगा। ये तीसरा समूह है, ये चौथा समूह है और ये 5वां। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और मैंने 5 बार किया। हमने यही गतिविधि पहले संख्या रेखा के साथ की थी। वो कैसा लगता था? हमने 3 के समूह बनाए। ये पहला समूह है, ये दूसरा और ये तीसरा। जब हमने ये बनाया तो कितने समूह बनाए? हमने 3 समूह बनाए। 3, 3 बार। इनमें क्या अंतर है? ये 3 एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार। तो जो अंक हमें मिला वो है 9। 9 वर्ग। हम इन तीनों को 3 तरह से लगा सकते हैं, ऐसे। ये 3 पहला सेट, दूसरा और ये तीसरा। 3 को लगाया 3 बार। कितने वर्ग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 गुना 3, ये गुना का चिन्ह है। 3 गुना 3 हो गया 9। तो इसी तरह से ये 3 बार यहाँ लगाया तो हमें मिला है 9। अगर मैं 10 बार 3 करता हूँ तो ये एक लंबा क्रम होगा। ये एक सरल उपाय है। तो इसी तरह हम 3 को 10 के साथ गुना कर सकते हैं और वो बहुत सरल होगा। तो इस तरह से सांकेतिक चरण ठोस और अमूर्त चरण के बीच में आता है। ये शिक्षण का तरीका बच्चों को बहुत मदद में आएगा ठोस से अमूर्त चरण में जाने के लिए टीएलएम का उपयोग करके। ये वो सीखेंगे। अपने आप को यहाँ तक सीमित किए बिना हम इसे एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। छोटे सितारों का उपयोग करके या वृत्तों का या कोई भी आकार, उनका इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा सकते हैं। कितने सितारे हैं? 3 यहाँ, 4 यहाँ, 4 बार। तो कुल कितने सितारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक और तरीका है ये दिखाने का। 3 और 4 का गुना और हमें एक आयत दिखाई देता है। तो हम देखते हैं 2 गुना 5, हमने 2 को 5 से गुना किया, हमें ऐसा एक आयत मिलता है। और क्या होगा अगर मैं 5 गुना 2 करूंगा तो? इसे यहाँ ऐसे बनाते हैं। वही समस्या इस तरह से कर सकते हैं।
यहाँ 5 है हमारे पास और मैं 2 बार करता हूँ। मुझे यहाँ क्या मिलता है? 5 और यहाँ 2। जब मैं गुना करता हूँ तो 10, मुझे 10 मिलता है। हम यहाँ ये देख सकते हैं कि इसे एक पंक्ति कहते हैं। तो मेरे पास 2 पंक्तियाँ हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इन्हें कहते हैं स्तंभ। इस उदाहरण में हमारे पास हैं 2 स्तंभ और 1, 2, 3, 4 और 5 पंक्तियाँ। तो ये पंक्तियाँ और स्तंभ, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए, तभी उन्हें पता चलेगा कि आयत कैसे मिला। यानी जब हम गुना करते हैं, पंक्तियाँ और स्तंभ जब हम उनका गुना करते हैं, तो इसे आयत कहते हैं। जब उन्हें ये समझ में आएगा। और एक और बात है, और अगर हम 2 को 5 से गुना करते हैं तो, या 5 को 2 से, हमें एक ही जवाब मिलता है। ये वर्ग रेखा अभ्यास उन्हें ये सिखा देगा। अब हम सीखते हैं बड़ी संख्याओं के उपयोग से गुणा कैसे सिखाते हैं। टीएलएम का उपयोग करके हमने सीखा वर्ग काउंटरों का उपयोग कैसे करें, पीले गन, संख्या रेखा और 1 रुपए के नकली सिक्के गुना सिखाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे करना है। नीली छड़ें, पीले क्यूब्स और हरी प्लेटें, इनके उपयोग से गुना कैसे करना है ये देखते हैं। 2 अंकी संख्याओं की गुना। पहले हमें 12 को दर्शाना है। हम कैसे कर सकते हैं? क्या मैं ये पीले गन इस्तेमाल कर सकता हूँ या नीली छड़ें? यानी 12 को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए पीले गन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ये एक 10 का समूह और 2 पीले गन का इस्तेमाल करते हैं। सही? अगला नंबर है 13। तो ये समस्या है 12 गुना 13। हमें गुना करना है। तो इसका जवाब क्या है? हम इनको कैसे गुना करेंगे? बाकी सारे एक अंकीय नंबर थे और हमें मिलता था एक आयत गुना कर के रूप में। यहाँ जब हम 12 को 13 से गुना करते हैं तो कैसे रखेंगे? हमें अगर आयत प्राप्त करना है, क्या हम इस तरह रख सकते हैं? ये 12 है और ये 13। जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं है। तो आयत लाने के लिए हमें एक को स्तंभ में रखना है और दूसरे को पंक्ति में। तो पहले हमें 12 और 13 को ऐसे रखना है। ऐसे हम रख सकते हैं। यहाँ आपको क्या देखना है? 12 और 13 के ब्लॉक कभी मिलते नहीं। उन्हें ऐसे अलग-अलग रखना चाहिए। हमने ये पहले वर्ग काउंटरों में भी देखा है। ये मिलते नहीं हैं। तो यहाँ भी हमने वही पद्धति का इस्तेमाल करना है। हमें इस तरह से ये रखना है। तो इसका जवाब क्या होगा और इसे कैसे रखना है? मुझे इस हिस्से को भरना होगा ताकि मैं 12 गुना 13 का जवाब पता लगा सकूं। तो इसे मैं कैसे भरूंगा? अगर मुझे इसे भरना है तो जो टीएलएम मेरे पास हैं तो उनका उपयोग करना होगा। तो क्या मैं इनका उपयोग करूं या इनका, या नीली छड़ी? इनको जल्दी करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? जल्दी करने के लिए यानी एक जल्द जवाब। तो हम देखते हैं, अगर मैं पीले गन इस्तेमाल करता हूं तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे पास इतने गन हैं या नहीं। तो मैं एक चतुर आदमी हूं, तो मैं इन नीले छड़े का इस्तेमाल करूंगा। तो इसको देखते हैं, मैंने कितने रखे? 2, 3, 4 और 5।
6, 7, 8, 9। क्या और जगह है? है। 10, 11। मेरे पास और अधिक जगह है। 12, 13, 14। अब तक कितनी नीली छड़ियाँ? पहले इन्हें अच्छे से रख लेते हैं और फिर मापते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि हमें आयत मिले। थोड़ी और जगह है। एक और छड़ी रखते हैं। हमें आयत मिलना चाहिए। मेरे पास थोड़ी और जगह है यहाँ। मैं पीले गन डाल देता हूँ यहाँ। जब हम पूरे पीले गन डाल देते हैं तो क्या हमें आयत मिलता है? ये आयत लाने के लिए वो कौन से 2 नंबर हैं? ये 12 है, ये दूसरा नंबर है, यानी 13। तो हम 12 और 13 का गुना करते हैं और हमें एक आयत मिलता है। जब हमने ये सवाल हल करना शुरू किया, 12 गुना 13, 12 को 13 से गुना किया तो ये आयत मिला। तो ये आयत मिला जब हमने 12 को 13 से गुना किया। कितने नीले छड़े हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 नीली छड़ें और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीले गन। 15 नीली छड़ें 150 बनाएंगी, 6 गन 6 बनाएंगे, तो 156। जब हमारे पास हैं 10 से ज़्यादा नीले छड़ें, ये हमने बैंक की गेम में देखा है। जब हमारे पास 9 से ज़्यादा होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? 10वीं जगह पर हमारे पास जगह है 9 के लिए। जब हमें 10वां 10 मिलता है, तो क्या करना चाहिए? हमें उसे बैंक ले जाना चाहिए। तो क्या हम इसे यहाँ से निकाल दें? हम 10, 10 यहाँ से निकाल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर हम ये 10, 10 निकाल देते हैं और बैंक को देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक हरी प्लेट मिलती है। इसमें 100 वर्ग हैं। क्या इसे हम यहाँ रख सकते हैं? नीली 10 छड़ों के बजाय हम एक हरी प्लेट रखते हैं। इस तरह समस्या के शुरू में ही मैं ये हरी प्लेट यहाँ रख सकता था, बजाय कि मैं वो नीली छड़ें यहाँ रखता। उसके बजाय वो समय बचा सकता था। मेरा मतलब ये है, जब हमारे पास एक बड़ा अंक होता है, हमें बड़े TLM उपयोग में लाने चाहिए। जब हमें एक आयत मिलता है, तो हमें बड़ी प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखने वाली बात यहाँ ये है, ये हिस्सा 12 और 13 हमें उसे जवाब में नहीं शामिल करना चाहिए। जवाब ये आयत है, लेकिन ये एक प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। 12 गुना 13 जब हमारे पास ये 2 अंक होते हैं, तो ये आयत एक जवाब है, लेकिन हमें ये दिए गए अंक इनमें शामिल नहीं करने चाहिए। तो इसे गुणनफल कहते हैं। तो अब एक और समस्या देखते हैं। तो समस्या ये है 22 गुना 23। अभी हमने किया 12 गुना 13, अब हम 22 करते हैं। तो ये 22 है, सही है? तो हम देखते हैं 23, तो ये है 23। 23 और 22, तो इन्हें कैसे रखेंगे जब गुना करना हो तो? क्या इसे इस तरह रखें या 23 को इस तरह से रखें? ये वास्तविकता में 10 है, ये 20 नहीं है इस समस्या में। तो इस तरह से हमें रखना है 23 को। ये 23 है और
ये 22 है। ये 23 है और ये 22 है। कृपया ध्यान रखें, ये जगह खाली होनी चाहिए। हमें यहाँ क्या करना चाहिए? हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब हमने 12 और 13 की समस्या को देखा था, तब हमने हरी प्लेट का इस्तेमाल किया था और ये समझे कि ये जल्दी और आसानी से हो सकता है। तो हम वही पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये हरी प्लेट्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हमारा मकसद है कि हम ये आयत को पूरा भर दें। हमें ये आयत बनाना होगा। पहली प्लेट और ये दूसरी। क्या तीसरी यहाँ रख सकते हैं? नहीं। तो इसे यहाँ रखते हैं और चौथी यहाँ आ जाएगी। मेरे पास कुछ और जगह बाकी है, तो इसे भर देते हैं नीली छड़ों के साथ। कितने यहाँ रख सकते हैं? 3 यहाँ। ओह! 3 यहाँ और रख सकते हैं। 6 नीली छड़ें और इस जगह पर यहाँ 2 रख सकते हैं और 2 और यहाँ और आयत लगभग खत्म हो गया। मेरे पास यहाँ कुछ और जगह है, तो मैं यहाँ पीले गन रख देता हूँ। तो क्या हमें आयत मिला? जी हाँ, मिला, लेकिन किस समस्या के लिए? ये है 22 और ये है 23। तो हमें यहाँ ये देखना है, एक बार ये आयत मिल गया तो मुझे इस समस्या को अलग करना होगा। थोड़ा पीछे धकेलते हैं, नहीं तो? अगर इकट्ठे रखेंगे तो बच्चे शायद समझ ना पाएं। तो क्या होगा कि वो इस समस्या को आयत के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। हम इसे गिनते हैं। 100, 200, 300, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये 100 है। तो 400 और 100, 500। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जवाब क्या है? 506। 5 सैकड़े और 6 इकाई। इस समस्या में कितने सैकड़े हैं? जब हम बच्चों को पूछते हैं तो वो कहते हैं, वो देखते हैं 4 हरी प्लेटें हैं, तो 4 सैकड़े हैं। क्या ये सही है? आपका जवाब क्या है? 506। कितने सैकड़े हैं 506 में? 5 सैकड़े। पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 4 सैकड़े, यानी जवाब सही है। हमारे पास ये दशमलव प्रारूप में नहीं है, तो इसे दशमलव प्रारूप में कैसे लाएं? दहाई के स्थान पर कितने 10 हैं? वहाँ 10 हैं और 10वीं जगह पर वहाँ 9 से अधिक नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बैंक गेम में जाना चाहिए। हमारे पास 6 10 हैं और ये 4 हैं, तो कुल मिला के 10-10। 10-10 मिलाकर एक सैकड़ा हो गया। तो बैंक मुझे एक हरी प्लेट देगा। हम यहाँ रखेंगे, तो ये जवाब है। लेकिन ये जवाब एक आयत के रूप में नहीं है। वो शायद इसीलिए कि जवाब शायद एक आयत हो, लेकिन वो दशमलव प्रारूप में नहीं है। अगर हमें दशमलव प्रारूप का इस्तेमाल करना है, तो बैंक की मदद लेनी होगी और फिर जवाब इस तरह दिखाना है। ये सही जवाब है। वो इसीलिए 506 हम दहाई की जगह पर 10 नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से हम दिखाते हैं। इसे कहते हैं उच्च क्रम की सोच।
इसे ऐसे कहते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए क्योंकि 506 को दहाई के रूप में क्यों नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे 500 के रूप में दर्शा सकते हैं, जो सही है। तो इसी तरह से हमने किया 22 गुना 23 या 23 गुना 22, ये समस्या हल की। यही समस्या को हम अगर उच्च क्रम की सोच में ले जाएं तो हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कुछ अलग करने के लिए। तो यही समस्या को हम बढ़ा सकते हैं 28 गुना 31 करके। तो ये है 23, 26 यहाँ, 28 और फिर 31। ये है 30 और ये 31। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो एक गणित किट में हमारे पास सिर्फ 20 नीली छड़ें हैं। हमारे पास 6 हरी प्लेट्स हैं और यहाँ हम रख देते हैं नीली छड़ी। यहाँ हमें कितनी नीली छड़ों की ज़रूरत पड़ेगी? ये समस्या है और ये जवाब है। हमारे पास 20 छड़ें हैं, लेकिन 7 छड़ें इस्तेमाल में आई हैं। हमने 7 का इस्तेमाल किया है। बाकी की नीली छड़ों के साथ ये जगह भरना मुमकिन नहीं है। पीले घन पूरे नहीं हैं, लेकिन एक गणित किट में हम 22 गुना 23 कर सकते हैं या 24 गुना 23। हम यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उच्च क्रम की समस्या टीएलएम के साथ सिखाना मुमकिन नहीं है। अब गुना को निरूपणात्मक स्तर में दिखाना होगा। ये कैसे करेंगे? 12 गुना 13 को हमने ठोस स्तर पर देखा है बेस 10 ब्लॉक का उपयोग करके। तो इसी तरह 12 गुना 13 हम हल कर सकते हैं वर्ग नोटबुक का इस्तेमाल करके। तो पहले हम 12 को दिखाते हैं। ये एक ब्लॉक है 10 का और फिर इकाई और फिर इकाई। इसी तरह हम 13 को दिखाते हैं, एक ब्लॉक 10 का और फिर 3 इकाई, 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 इकाई। तो अब हमें क्या करना है? हमें इस जगह को पूर्ण करना है। हमें इस जगह को भरना है। जब हम भरते हैं तब हमें 12 गुना 13 का गुणनफल मिलता है। तो हम ये कैसे करेंगे? ठोस रूप में कैसे किया था? हमें क्या मदद मिली थी? हमें हरी प्लेट मिली थी। यानी हरी प्लेट कितनी बड़ी है? उसमें 100 वर्ग हैं, यानी ये 10 और ये 10। अगर हम इस जगह को भरते हैं तो हमें 100 वर्ग मिलते हैं। यहाँ एक हरी प्लेट आती है, ये 100 है। तब फिर क्या किया हमने? हमने नीली छड़ें ली, यानी 10। हमने एक और नीली छड़ यहाँ रखी, एक और 10, और ये तीसरा 10 यहाँ आ गया। हमारे पास यहाँ थोड़ी जगह है और हमने एक और 10 यहाँ रखा। हमने एक और 10 यहाँ रखा। कितने 10? 3, 4, 5 10। हमारे पास क्या बचा? इकाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 1, 1, 1, 1 और 1, 6 इकाई। हमारे पास कितने सैकड़े हैं? वो यहाँ लिखते हैं 100। कितने 10?
1, 2, 3, 4, 5, 5, 10 मिला के 50। कितनी इकाइयां हैं हमारे पास? 6। कुल हमारे पास कितना हो गया? इस 12 गुना 13 में कितने वर्ग? 6, 5, 1, तो 156 ये जवाब है। ये निरूपणात्मक चरण है। निरूपणात्मक चरण हम इसे ऐसा कहते हैं। तो हमने वर्ग नोटबुक का इस्तेमाल किया है इसे हल करने के लिए। लेकिन अगर हम उन्हें उच्च नंबर दें तो ये वर्ग नोटबुक के बाहर चला जाएगा। तो जब तक वो इसको समझ नहीं जाते तो हमें उन्हें छोटे नंबर देने होंगे। एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है, ये जगह बिल्कुल रिक्त होनी चाहिए। उन्हें यहाँ से लिखना नहीं शुरू करना है। सबसे बढ़िया तरीका होगा कि एक्स मार्क डाल दें। ये चिन्ह का मतलब है गुना, तो हम उन्हें ये समझा सकते हैं, ये जगह हमेशा गुना के चिन्ह के लिए होनी चाहिए। तो अगर हम उन्हें इस तरीके से सिखाते हैं तो विद्यार्थी कोई गलती नहीं करेंगे और सही जवाब आएगा। जब हम बच्चों को ये आयत भरने के लिए कहते हैं, हम उन्हें आयत को रंगने के लिए कह सकते हैं। अलग-अलग रंगों के साथ वो इस तरह से रंग कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें पता चलेगा कि ये अलग-अलग हिस्से हैं। वो अलग-अलग बिंदु या रेखा डाल सकते हैं। वो अलग-अलग रंगों के साथ इसे भर सकते हैं। तो इसका कारण ये है कि शिक्षक इसे कहते हैं गुणनफल विधि। लेकिन विद्यार्थी जो दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में हैं, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम उनसे कहेंगे कि ये गुणनफल विधि है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम उन्हें कह सकते हैं कि ये रंगीन प्रक्रिया है। ये आयत है, ये अलग-अलग क्षेत्र हैं, इनको अलग-अलग रंगों से रंग सकते हैं। तो ये एक मनोरंजक गतिविधि हो जाएगी उनके लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं निरूपणात्मक अवस्था से अमूर्त अवस्था तक। तो कैसे करेंगे? अमूर्त अवस्था की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं 12 गुना 13। इसको हल करने के दो तरीके हैं अमूर्त अवस्था में। पहला तरीका है बॉक्स विधि। हम इसे देखते हैं। 12 हमें 12 ठोस अवस्था में कैसे मिला? हमने एक 10 का ब्लॉक यूज किया और फिर 2 इकाई। इसी तरह 13 एक नीली छड़ और फिर 3 इकाई। 2 ब्लॉक 10 के और 3 और 2 इकाई। और जब हम इनका गुना करेंगे, हमें गुना का पता चलता है। तो हम देखते हैं कि बॉक्स मेथड में कैसे करना है। यहाँ हम बॉक्सेस बना लेते हैं। अब हमें ये बॉक्सेस भरने हैं। 10 गुणा 10 तो जवाब है 100। ये हमें पता है, ये हरी प्लेट है। 10 गुना 2 जब हमने किया 12 गुना 13, इसको देखते हैं। हमने देखा 20, इसका मतलब है 2 10 20। 10 गुना 3 या 3 गुना 10 हमें इसका जवाब पता है 30। 3 गुना 2 हमें पता है। हमें पहाड़ा भी पता है 6। हम इन अंकों के साथ क्या करेंगे? इन्हें जोड़ देते हैं।
हमारे पास 120 है यहाँ, 36, तो इनका कुल क्या हुआ? 6, 5, 1। इन स्तंभों को मिला देते हैं, 130 और यहाँ 26। इन दोनों अंकों को मिला देते हैं, हमें मिलना चाहिए 156। तो 6 और 0 6, 3 और 2 5 और 1, तो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1। इसे कहते हैं बॉक्स विधि। इसे बॉक्स विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ बॉक्सेस बनाते हैं और बड़ी संख्याओं को विस्तृत रूप से लिखते हैं और फिर छोटी संख्याओं को गुना करते हैं। जब हम गुना करते हैं, हमें बड़ी संख्याओं के पहाड़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये फ़ायदा है, छोटी संख्याओं को आसानी से गुना कर सकते हैं। इस तरह से हमें जवाब आराम से मिल जाता है। बच्चों को गुना सिखाते समय शिक्षक ज़्यादातर तालिका को महत्व देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो पहाड़ों को अच्छे से याद कर लें, तो उनके लिए आसान हो जाएगा गुना और विभाजन सीखना। तो हम पहाड़े कैसे सीखेंगे? हम 1 से सीखते हैं, 5, 10, 15, 25 जितने पहाड़े आएँगे उतना बच्चों के लिए अच्छा है। शिक्षक पहाड़ों को याद करने का बहुत अधिक महत्व देते हैं। ये हमेशा से रहा है। तो अब पहाड़े कैसे सीख सकते हैं? तो हम शुरू करते हैं पहाड़ों की तालिका बनाना। पहाड़े शुरू करेंगे 0 से, 0 से और 10 तक जाएँगे। हमें पहाड़े सीखने होंगे। हम देखते हैं एक आसान तरीका। 1, 2, 3, 4, 9, 10। अब 0 को 0 से गुना करो तो 0 ही आएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे गुना करना है 0 के साथ। तो ये है 0। अब 0 को 1 से गुना करो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे 1 के साथ गुना करना है। जब हम 0 और 1 का गुना करते हैं तो फिर से अंजाम 0 होगा, सही है? तो जो मेरे पास नहीं है, मैं उसका गुना नहीं कर सकता। तो ये 0 है। तो अगर मैं 0 को गुना करता हूँ किसी के साथ भी तो अंजाम 0 होगा। अब कोई भी अंक लो और उसको 0 के साथ गुना करो, तो वो भी 0 होगा। मेरे पास 1 है और उसे मैं किसी के साथ भी गुना ना करूँ तो या 0 के साथ, तो ये बन जाएगा 0। तो ये सारा स्तंभ बन जाएगा 0। अब 1 को 1 से गुना करो, तो क्या होगा? 1। तो ऐसे ही चलते जाएँगे तो 1 को किसी भी अंक से अगर गुना करेंगे तो अंजाम वही अंक होगा। तो ये आसान है। 1 गुना कोई भी अंक से तो वही अंक आएगा। उसी तरह कोई भी अंक 1 से गुना करें तो वो वही अंक होगा। तो अंजाम वही अंक होगा जो 1 से गुना किया है। तो हमें वही जवाब मिल जाता है स्तंभ में। 2 को 2 से गुना करें तो ये 2 का पहाड़ा है। 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 2 गुना 10, 3।
3 का क्या? 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। हम सारे स्तंभों में ये कर सकते हैं। 5 गुना 2 10, 6 गुना 2 12, 7 गुना 2 14, 8 गुना 2 16। तो यहाँ क्या हो रहा है? हम एक अंक छोड़ रहे हैं। हम इस तरफ और इस तरफ दोनों कर सकते हैं। हम जारी रखते हैं। 4 गुना 3 12, 5 गुना 3 15। तो हम चाहते हैं कि ये वर्ग पूरा भर जाए, वर्ग। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 60, 70, 80, 90 और 100। अब हम कुछ खास देख सकते हैं यहाँ पर। ये दिए गए अंक हैं 0 से 10। इस वर्ग की जिज्ञासा वाली बात ये है कि काफी रोमांचक तथ्य है इस वर्ग का। क्या आपको कुछ रोमांचक लगा देखते वक्त? यहाँ अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा, इस वर्ग को देखिए। ये रेखा इनको दो में विभाजित करती है, यानी ये हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। ये मध्य रेखा दोनों को समान हिस्सों में बांटती है। इन दो हिस्सों में रोमांचक वाली बात यह है कि देखिए, ये हिस्सा और दूसरा हिस्सा एक दूसरे के अक्स हैं। क्या आप समानता देख पा रहे हैं? आइए देखते हैं। 7 गुना 4 28, 4 गुना 7 28। तो 28 और 28, 24 और 24, 18 और 18, 10 और 10। ये सारे एक दूसरे के अक्स हैं। रेखाओं के यहाँ वहाँ जो भी अंक हैं उनके, वो मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हम एक अंक को दूसरे अंक से गुना करते हैं तो जवाब ये है कि दूसरा अंक गुना पहला अंक। ये उदाहरण देखें। 8 गुना 4 32 और 4 गुना 8 32। 32। जब a गुना b करते हैं तो ये b गुना a के बराबर हुआ। एक और मजेदार तथ्य ये है कि जब हम किसी भी अंक को 0 से गुना करते हैं तो जवाब है 0। ये एक नियम है। यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। 0 गुना कोई भी अंक 0 हो जाता है। तो तीसरा नियम ये है कि जब भी एक को किसी भी अंक से गुना करते हैं तो अंजाम वही अंक होता है, जो हम स्तंभ और पंक्ति में देख चुके हैं। तो 1 गुना 1 हुआ a, 1 गुना a वो भी हुआ a। इसी तरह किसी भी अंक को 10 से गुना किया तो उसको याद रखने का आसान तरीका ये है कि वो अंक और उसके बाद में 0। ये हमेशा सत्य है। कोई भी अंक को 10 से गुना करो तो हमें वही अंक मिलेगा, उसके बाद 0। अगर आप ये नियमों को याद रखेंगे तो हमें पहाड़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
रटना ज़रूरी नहीं है। हमें क्या रटने की ज़रूरत है, ये हम यहाँ देखते हैं। ये मध्य रेखा, इन रेखाओं पर जो अंक हैं, बच्चों को इसके बारे में अभी तक पता नहीं है। ये वर्ग अंक हैं। ये सारे वर्ग अंक हैं। 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16 और इसी तरह। अब अगर हम इन अंकों को सीख लेते हैं तो ये हिस्सा, ये वर्ग वाले अंक और इस तरफ के अंक तो हमें सारे पहाड़े पता हैं। बच्चों को 4 गुना 5 के बारे में पूछा तो वो शुरू से चालू करेंगे क्योंकि उन्होंने रटा है। 4 एकम, 4 दुकी, 4 तिया, ये चलता रहेगा। वो फिर से पहले अंक पे जाएंगे। अगर हम उन्हें पूछें कि भाई 5 गुना 4 क्या है, तो वो फिर से शुरू करेंगे 5 एकम 5 दो, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा हुआ है। उन्हें ये नहीं पता कि 1 गुना बी गुना ए के समान है। तो अगर हम इस तरीके से सीखते हैं तो इस तरीके से और इस गतिविधि से सभी पहाड़ों को याद रखना उनके लिए आसान हो जाएगा। उनको नियमों के रूप में ये पहाड़े समझने और याद रखने चाहिए। उन्हें ये सारे अंक रटने की जरूरत नहीं है। 8 गुना 3 24, ये काफी है। 3 गुना 8 24 तो होगा ही। ए गुना बी और बी गुना ए एक समान है। तो इस बॉक्स पद्धति का उपयोग करके गुना करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं और शायद वे इसे पसंद करने लगेंगे। बच्चों को ये खुद करना चाहिए। अगर वो ये करेंगे तो वो इसे आसानी से याद रखेंगे। हमने पहले ही देखा है कि ठोस चरण में बॉक्स का उपयोग करके गुना कैसे करना है। हमने बॉक्स मेथड भी यूज किया है। तो अब हम देखते हैं कि गुना अमूर्त अवस्था में कैसे करते हैं। पहले पहले का उदाहरण लेते हैं। 12 गुना 13, 12 गुना 13। देखते हैं, इसे हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। 13 गुना 12 भी सही है, लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से लिखा तो क्या जवाब होगा? हम इसे बॉक्स मेथड से मिलाकर देख सकते हैं। आमतौर पर ठोस चरण में गुना शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले स्थान मूल्य दिखाना होगा। ये इकाई है, ये दहाई, इकाई और दहाई। अब हम गुना करते हैं। पहले इकाई को इकाई से गुना करना है। 3 गुना 2 6, 3 गुना 1 3। ये आसान है। अब गुना करेंगे दहाई से, दहाई से इकाई तक। तो जब मैं कहता हूं, मैं कह सकता हूं 1 गुना 2 या 10 गुना 2, तो ये है 20। जब आमतौर पर हम गुना करते हैं तो हम कहते हैं 1 दूनी 2, लेकिन हम ये 2 लिखेंगे कहाँ? यहाँ या कहीं नीचे। आमतौर पर हम यहाँ लिखेंगे। हमें ये यहाँ क्यों लिखना चाहिए? हमें ये सोचना पड़ेगा। पहले इस समस्या का हल कर लेते हैं। 1 गुना 2 2 और 1 गुना 1 1, लेकिन मैंने 10वीं जगह से गुना किया है। हमें ये जगह रिक्त क्यों रखनी है? क्यों रखनी है? हमें कुछ क्यों नहीं लिखना चाहिए? जब हम ये पूछते हैं बच्चों या शिक्षकों को, हमें अलग-अलग जवाब मिलते हैं। हम खाली छोड़ सकते हैं, या हम एक एक्स का चिन्ह बना सकते हैं, या हम एक प्लस का चिन्ह बना सकते हैं,
या हम एक शून्य भी लिख सकते हैं। शून्य या प्लस का चिन्ह या खाली जगह। तो बच्चों को क्या सीखना चाहिए? बच्चों के पास काफ़ी विकल्प हो जाते हैं। अगर हम उनको इतने विकल्प देंगे तो सही तरीका क्या होगा? तो ये विकल्प बच्चों के लिए होने ही क्यों चाहिए? कौन सा सही है? जब हम 10 से गुना करते हैं तो ये है 20। हम ये कह सकते हैं, सही है? इसीलिए इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसको जोड़ेंगे 6, 3 और 2 5 और 1। यहाँ एक सवाल उठ सकता है। बच्चे या शिक्षक पूछ सकते हैं 10 गुना 2 20, लेकिन 10 गुना 10 100। ये कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए वही सवाल करते हैं एक विस्तृत तरीके से और देखते हैं कि वही जवाब मिलता है क्या। मैं लिखता हूं 12 गुना 13 इकाई दहाई इकाई दहाई। तो इसे हमें स्थान मूल्य के हिसाब से करना है। 3 गुना 2 6। अब इकाई को दहाई के साथ गुना करता हूं। 3 गुना 10 30। देखो, जब मैं हर नंबर को गुना करता हूं, मैं यहां नीचे लिखूंगा 10 गुना 2 20। ये दहाई पर है, ये 1 नहीं है, ये 10 है। तो 10 गुना 2 20, 10 गुना 10 100। तो अब देखते हैं कि क्या जवाब है। 0 और 6 6, 3 और 2 5, 1। जब हमने इस तरीके से किया तो इस तरीके में ये समस्या है। दोनों तरीकों में 20 और 100 120। हमने एक सरल तरीके से लिखा है 30 और 6 36। हमने यहाँ सरल कर दिया। हमने एक पद को सरल कर दिया। हम सीधा यहाँ आए। वही, इस पद को हम गिनती में नहीं लेंगे। हमने सीधा लिखा है 36। जब हम ऐसे कहते हैं, बच्चों को ये समझ में आएगा कि शून्य इस तरह क्यों लिखना है। वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। हम एक उच्च संख्या लेते हैं, जैसे कि 22 गुना 23। हम इसे 122 बना देते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि सैकड़ा आ जाए तो क्या होगा। स्थान मूल्यों को लिखते हैं इकाई दहाई और सैकड़ा। पहले हम इकाई को इकाई से गुना करेंगे। 3 गुना 2 6। इकाई को दहाई से 3 गुना 20 60 हो गया। 3 गुना 100 300। 20 गुना 2 40। 20 गुना 20 400। 20 गुना 100 2000। इन शून्यों को देखिए। जब हम दहाई की जगह से गुना करते हैं तो शून्य यहाँ लिखते हैं, और जब हम 100 से गुना करते हैं तो शून्य यहाँ लिखते हैं। अगर हम शून्य का महत्व दिखाएं और ये बताएं कि यहाँ क्यों लिखते हैं, वो इसे आसानी से समझ पाएंगे। इन्हें मिलाकर देखते हैं। 6 6 और 4 10। 1 को आगे ले गए। 3 4 और 8 2। ये इसका जवाब है। तो यहाँ क्या देखते हैं हम? जब हम दहाई की जगह से गुना करते हैं तो शून्य यहाँ आता है, और सैकड़े की जगह से गुना करते हैं तो शून्य यहाँ आता है। तो ये है गुना करना
अमूर्त चरण में। हमने इकाई के स्थान से जोड़ और घटाव किया, तो हमें इकाई की जगह से गुना क्यों करना चाहिए? दहाई की जगह से क्यों नहीं? इसका जवाब क्या होगा? तो हम एक वास्तविक समस्या देखते हैं। हमारे पास 2345 पेटियां हैं एक कमरे में। मुझे इन पेटियों को एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाना है। मुझे स्थानांतरित करना है यहाँ से वहाँ। मैं इसे आसानी से कैसे करूँगा? मैं एक एक करके ले जाऊँ या मैं 10 का गट्ठर बना के ले जाऊँ? अगर मैं 10 की पेटियां बनाता हूँ तो ये बन जाएंगे 200 गट्ठर। क्या मैं 100 का गट्ठर बना सकता हूँ? तब मेरे पास होंगे 23 गट्ठर। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे पास 23 गट्ठर होंगे। और अगर मैं 1000 का गट्ठर बनाऊँ तो मेरे पास सिर्फ 2 गट्ठर होंगे। यानी अगर हम गुना करते हैं तो इकाई से करना होगा। इकाई का गट्ठर बनाओ, दहाई का गट्ठर बनाओ, तो फिर एक गट्ठर बनाएंगे हम सैकड़े का और फिर एक गट्ठर बनाएंगे 1000 का। तो ये समस्या आसान बन जाती है। हमें एक आसान तरीका मिल जाता है। जब हमारे पास 2 गट्ठर होते हैं 1000 के, तो वो कठिन हो जाता है क्योंकि वो भारी होता है। अगर वो बहुत भारी होगा तो हमें शायद 23 बंडल बनाने पड़ेंगे। 2345 अगर एक एक करके ले जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए हमें एक 10 का गट्ठर बनाना होगा, सैकड़े, 1000, और ये आसान होगा। तो इस तरह से गुना हमेशा इकाई से शुरू होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर उच्चतम अंक। गुना को हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। एक बार हमें ये समझ आ गया तो इसे हमारी जिंदगी में कैसे लागू करना है, आइए हम इसे देखते हैं। पहले उच्च मात्रा, आनुपातिक रूप। अगर एक मेहमान को 3 इडलियों की जरूरत है तो 25 मेहमानों के लिए हमें कितनी इडलियां चाहिए? बच्चों को हम ये उदाहरण दे सकते हैं। कितनी इडली की जरूरत होगी 25 मेहमानों के लिए? आगे, मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं। मुझे हर एक को 500 रुपये बोनस देना है। मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए? आगे, दोपहर का खाना देने से पहले हमें हर विद्यार्थी को 100 ml दूध देना है, और अगर 150 छात्र हैं तो कितना दूध चाहिए हमें? अगर मुझे एक दीवार को रंगना है, 10 मिलीलीटर पेंट 100 वर्ग फीट की दीवार को रंगने के लिए काफी है। तो इस तरह 1000 स्क्वायर फीट दीवार को रंगने के लिए हमें कितना पेंट चाहिए? इस तरह हम इसे बड़ा करते हैं। मैं छोटी मात्रा जानता हूं, मैं इसे कैसे बढ़ा सकता हूं? दूसरी बात है धीरे धीरे संख्या बढ़ाना। हमने एक उदाहरण देखा है, 2345 कुर्सियों को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना है। तो क्या एक 100 का गट्ठर बनाना बेहतर है या 1000 का गट्ठर बनाएं या 10 के समूह? कौन सा तरीका आसान रहेगा इसे स्थानांतरित करने के लिए? इसी तरह इस कक्षा में हमारे पास 435 कुर्सियां हैं जिन्हें दूसरे कक्ष में ले जाना है। क्या ये आसान होगा कि अगर हम 50 के समूह बनाएं? ऐसा करते हैं तो 50 के कितने समूह बनेंगे?
वो होंगे 8 समूह। 8 बार ले जाना बेहतर है या 100 के समूह बनाना बेहतर है, ताकि हम 4 बार में ही स्थानांतरित कर सकें। इस तरह हम उन्हें सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमें उन्हें सोचने के लिए मजबूर करना है। एक और उदाहरण है कि जब हम सोचते हैं 12 छात्रों को स्तंभों और पंक्तियों में खड़ा होना है। वो कैसे खड़े हो सकते हैं? कितने स्तंभों में खड़े हो सकते हैं और कितने पंक्तियों में? उन्हें ये देखना होगा, उन्हें सोचना होगा। वो कैसे स्तंभों और पंक्तियों में खड़े हो सकते हैं? 1200 स्क्वायर फीट जमीन उपलब्ध है। वो हमें खरीदनी चाहिए या नहीं? 1200 स्क्वायर फीट लिखा है। हम सोचना शुरू करते हैं, ये किस तरीके से हो सकता है? 1200 स्क्वायर फीट, क्या ये 1 फीट गुना 1200 फीट, क्या इस तरीके से खरीदना चाहिए? या 30 फीट गुना 40 फीट, तब मुझे खरीदना चाहिए? यानी उस तरह की विचार या कल्पना, हमें उस आकार की कल्पना करनी होगी। वो मुमकिन है सिर्फ तब जब मुझे गुना करना आ जाएगा। इसी बात का उपयोग होता है माप पद्धति में। अगर 1 डज़न केले हैं और 36 लोग, तो कितने डज़न केले चाहिए हमें? तो हमें पता होना चाहिए कि डज़न क्या है। 100 लोगों को खिलाने के लिए हमें 10 किलो चावल चाहिए। तो इस तरह 1000 लोगों को खिलाने के लिए कितने किलो चावल चाहिए हमें? या 30 गुना 40, तो कितना स्क्वायर फीट या स्क्वायर इंचेस उपलब्ध है? जब हम गुना सिखाते हैं, तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण देने होंगे। तो उनसे क्या होता है? हमें ऐसे उदाहरण देने होंगे, तभी अवधारणा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओह, सही है। क्योंकि मैंने इसे सीखा है, इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मैं ये हल कर पा रहा हूँ। इस तरह से वो सोचते हैं। इसलिए संकल्पना अच्छे से समझ में आए, इसलिए सभी गतिविधियां वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। सिर्फ उसी वजह से गुना करना आसान हो जाएगा। गुना में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कुछ गलतफहमियां हैं। वो हैं शिक्षकों को क्या गलतफहमियां हैं, पहले ये देखते हैं। हम इसे गलतफहमी भी कहते हैं। गलतफहमियां और गलत धारणाएं, वो क्या हैं? पहले, जब हम दहाई या सैकड़े से गुना करते हैं, तो क्या हमें प्लस या गुना का चिन्ह या शून्य लगाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। तो इसका उत्तर, बहुत सारे उत्तर हैं इसके। हमने इसका सही जवाब देखा है, बेहतर होगा शून्य लगाना। दूसरा कारण, गुणन की परिभाषा। गुणन के लिए विभिन्न शब्दावली, जैसे कि परिचय, अवधारणा से परिचय कराने के पहले, ये गुणक है, ये गुण्य है। बच्चों को क्या लगता है कि मैं गुणन पहली बार सीख रहा हूं और मुझे इतने सारे नए शब्द सीखने पड़ रहे हैं। ये एक डर पैदा करता है। इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना तब बेहतर होता है जब उनके पास संकल्पना की स्पष्टता हो और विधि की सरलता हो। उसके बाद इसका उपयोग करो। और तीसरा, गुना तेजी से कैसे कर सकते हैं? यानी गति गति ही सब कुछ है गणित में। यदि हम उन्हें ऐसा कहते हैं और गति को महत्व देते हैं, तो क्या होता है? गुना को इस तरह भी कर सकते हैं
लैटिस मेथड से या वैदिक मेथड से। ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं। उन्होंने एक भी तरीका नहीं सीखा, लेकिन हमने 3 और तरीके सिखा दिए। अवधारणा की स्पष्टता के बिना हमने उन्हें बहुत सारे तरीके दे दिए हैं। इससे वो सिर्फ भ्रमित हो सकते हैं। तो बच्चों को क्या भ्रम हो सकता है? अगर हम उसे देखें, शिक्षकों में भी वही भ्रम होता है। शून्य डालना है या प्लस चिन्ह। जब मैं दहाई से गुना करता हूं, गुणक क्या है और गुण्य क्या है? इस शब्दावली को अधिक महत्व देना अनावश्यक है, क्योंकि a गुना b और b गुना a समान है। कोई भी समस्या हो, जवाब वही होगा। इसका उपयोग करना तब आवश्यक हो सकता है जब हम शब्द समस्या पूछते हैं, लेकिन इसका उत्तर खोजना आवश्यक नहीं है। और बच्चे जब वे बुनियादी कार्यों को तेजी से करना चाहते हैं, जल्दी, वो एक कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब, अगर हमें सब कुछ तेजी से करना है तो कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। ये सारी विधियां, ये सब कुछ जरूरी है सारी संकल्पना को समझने के लिए। इस संकल्पना को समझना जरूरी है। सब कुछ समझने के बाद में कैलकुलेटर का उपयोग कर लें। अगर हम बिना कुछ समझे कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, तो हम संकल्पना की स्पष्ट समझ के बिना तरीकों का उपयोग कर रहे होंगे। अब जब हमने गुना करना सीखा, तो गुना कैसे करना है? गुणा एक जोड़ का सरल रूप है। हमारी कल्पना में ये एक आयत है, और अंत में जब हमें गुना सीखना होता है, हमें संकल्पना पहले समझनी होगी और फिर संकल्पना की स्पष्टता सरल तरीकों से उपयोग में लाना। सब सीखने के बाद गुना करने की अवधारणा और उससे जुड़ी शब्दावली वो हमें सीखनी होगी। गुणक, गुण्य, ये सारी व्याख्या हमने बच्चों को सिखाई। गुणन हमारे दैनिक जीवन का पात्र होना चाहिए। इनके फायदे क्या हैं दैनिक जीवन में गुणन करने से, ये हम सीखेंगे। धन्यवाद।